वो ये बनता है कि ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू, जो जनरल फार्मूला बनता है ना, वो इस तरह से बनता है। अगर इस इनर प्रोडक्ट को आपने सॉल्व करना है, ठीक है अहमद रजा, आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि ए इंटू यू डब्ल्यू, ठीक है, फिर बी और ये वी डब्ल्यू आ गया। और अगर इस तरह से हो कि डब्ल्यू पहले आ जाए और ए यू प्लस बी वी बाद में आ जाए, ठीक है, तो इसको आपने ऐसे करना है कि ए लिख के ना, स्क्रीन पे आप लोग आजकल लिखना शुरू कर दिया सबने, ए इंटू डब्ल्यू यू प्लस, सॉरी ए बार आ गया इधर, और ये बी जब बाहर आएगा ना तो ये आ जाएगा बी बार और फिर डब्ल्यू बी। अब बार जो है, अगर देखें, अगर ए रियल है तो ए बार ए के इक्वल होगा। मतलब अगर ये रियल होता तो इधर ए बार ना होता, इधर सिंपल ए होता, और इधर बी, ये बी जो है ना सिंपल इधर बी होता अगर ये रियल होता तो, ठीक है। तो जनरल फार्मूला में आप बार यूज कर सकते हैं अगर ये सेकंड सेकंड नंबर पे है। मतलब ये फर्स्ट नंबर पे है ना, तो फर्स्ट नंबर पे आप जब इसको बाहर निकालेंगे तो आप विदाउट बार इसको बाहर निकालेंगे इस इनर प्रोडक्ट में से। और जब आप इसको सेकंड सेकंड कंपोनेंट की जगह पे लिखेंगे और इसको आप बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बाहर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है कि इस पेयर को v को इस फंक्शन के साथ, v और ये फंक्शन जो है, v और इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर वो उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा, दोबारा से देख ले प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी ये है कि सेम वेक्टर का जो भी इनर प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो एक वेक्टर है वो सिमेट्रिक होगा, अगर कम्प्लेक्स होगा तो बाहर आ जाएगा, अगर कम्प्लेक्स नहीं होगा तो v2 v1 आ जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये इनको लैदा लैदा कर देगा, ए को लैदा और बी को लैदा से। तो तीन प्रॉपर्टीज को अगर एक फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा होता है तो वो उस वेक्टर स्पेस को हम क्या बोलते हैं कि वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है उस फंक्शन के साथ। अभी आर एन की बात करते हैं ना, फर्स्ट एग्जांपल। तो आर एन एक स्पेस, एक वेक्टर स्पेस है, हमें पता है। तो इस वेक्टर स्पेस पे इनर प्रोडक्ट कौन सा डिफाइन करना है, ठीक है, इस वेक्टर स्पेस पे कौन सा इनर प्रोडक्ट आपने डिफाइन करना है। तो इस वेक्टर स्पेस के दो वेक्टर ले लिए, एक यू ले लिया और एक वी ले लिया। इन दोनों वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट है वो इस तरह से डिफाइन करना है कि फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस कर दिया, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस कर दिया, और लास्ट कंपोनेंट को लास्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस कर दिया। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। सही हो गया। उसके बाद
और ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस भी बनाएगा। आपने जस्ट इसका इनर प्रोडक्ट वाला फार्मूला याद रखना है। उसके बाद अगर इसको देखा जाए, कह रहा वी एक वेक्टर स्पेस है जिसमें n रोज और 1 कॉलम होते हैं। तो जिसमें 1 कॉलम होते हैं, अच्छा अच्छा, एक मिनट, किसी ने मैसेज किया कि फील्ड क्या होती है। अच्छा जरा आप मुझे बताएं, आपको फील्ड में क्या पूछना है? फील्ड की डेफिनेशन पूछनी है या क्या पूछना है? जी, क्या पूछना है आपने फील्ड के बारे में? सर एफ यूज हुआ है ना कि फील्ड, तो वो चीज नहीं समझ नहीं कि फील्ड होती क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फील्ड के बारे में आपको बता दूं। वैसे तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फील्ड के बारे में बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि जो फील्ड है ना, फील्ड एक सेट होता है जिसमें कोई ना कोई नंबर्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स भी हो सकते हैं, इसमें कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। तो कहने का ये मकसद है कि ये एक ऐसा सेट होता है जो अबिलियन ग्रुप होता है। अबिलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन, और दूसरे नंबर पे ये अबिलियन ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और तीसरे नंबर पे इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। ठीक है, अगर आपने फील्ड की डेफिनेशन देखनी है तो इसमें जो बेस्ट जो है ना, जिसमें से आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आएगी, वो आ जाता है इंटर पार्ट 1 की बुक, आप देख लें। ये इंटर पार्ट 1 की बुक है, एफएससी में जो आपने पढ़ी थी। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 जब आप ओपन करेंगे तो पहले चैप्टर में ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हमने पढ़ा था, शायद दूसरे लेक्चर में या तीसरे लेक्चर में इसको देखा था। तो इसमें ये काउंट करें जरा, एडिटिव लॉज कितने हैं? क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है और कम्यूटेटिव है। 5 ये लॉज हो गए। ये जो पहले 5 लॉज है ना, ये अबिलियन ग्रुप के होते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन लॉज जो है 6 7 8 9 10, ये क्लोजर है, एसोसिएटिव है। ये जो 5 लॉज है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में अबिलियन ग्रुप के होते हैं। टोटल 10 प्रॉपर्टीज हो गई। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो दो आपको नजर आ रहे हैं, एक जो नंबर ए है वो लेफ्ट साइड पे है, और एक जो नंबर सी है वो राइट साइड पे है। तो ये जो दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है ना, इनको अगर इन सब को मिलाया जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये फील्ड है। ये पढ़ना जरा, ये जो लिखा हुआ है, कोई एक स्टूडेंट इसको रीड आउट कर दे। अभी मैंने जो 11 प्रॉपर्टीज का जिक्र किया है, उनके बारे में ये क्या कहना चाह रही है बुक? सर फील्ड तो हमारे पास एक ऐसा सेट नहीं होता जो अंडर एडिशन भी अबिलियन ग्रुप हो और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप हो और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। अभी मैंने वही बोला है इसमें ना। ये 7, वो कह रहे थे ना 7 8 पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो सिंपल यही नहीं रहेगा? अगर कोई सेट है वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव हाँ, प्रॉपर्टी होल्ड लेकिन करे। देखे ना, कुछ लोगों को बिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज का भी पता नहीं होता। सर वो तो फिर उन्हें फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर देखना होगा ना। फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर? ये फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में भी तो ग्रुप वगैरह का है पढ़ाना सारा कुछ। हाँ हाँ हाँ, उसमें है। वो सारा डिटेल्स उसमें अवेलेबल है, मतलब अगर किसी को वही नहीं आता तो फिर तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं, लेकिन हम यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं ना लोगों को। हम ये तो नहीं ना कह सकते आप, हाँ आपको आता ही नहीं आप छोड़ दें, बिल्कुल, ऐसे तो नहीं कह सकते। ये बात सही है सर, ये हंड्रेड हाँ, परसेंट सही बात इसलिए इसलिए कोई बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भी हो ना, उसको कोशिश यही करनी चाहिए इंसान को कि वो अगले है। बंदे हाँ को समझाए। ये नहीं कि यार तुम्हें यही नहीं आता और जाओ तुम नहीं कर सकते, तो वो फिर अगला बंदा ना हिम्मत छोड़ जाता है। बस ये वजह होती है। ठीक है।
तो जी, जिसने क्वेश्चन पूछा था उनको पता चल गया फील्ड क्या होती है? पता चल गया है कि नहीं, या मजीद पूछना है? ठीक है। तो अब बार बार जब मैं फील्ड का जिक्र करूंगा तो आपने समझ जाना है कि उसमें टोटल ये जो 11 प्रॉपर्टीज है ना, वो होल्ड करती हैं उस सेट में। जब वो कहता है ना ओवर आर, तो ओवर के बाद जो भी सेट का जिक्र कर रहा होता है वो एक फील्ड होता है। अब जो मशहूर फील्ड्स है ना, एक सेट ऑफ रियल नंबर है और एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो बहुत पॉपुलर फील्ड्स है। कह रहा है वी एक वेक्टर स्पेस है जिसमें n क्रॉस वन मैट्रिसेस है, मतलब कॉलम कॉलम मैट्रिसेस है ना, क्योंकि n रोज और एक कॉलम है, तो बिल्कुल इस तरह की होगी ना, इस तरह की एंट्रीज होंगी। तो उस पे एक इनर प्रोडक्ट आपने डिफाइन करना है, मतलब दो मैट्रिसेस का इनर प्रोडक्ट आप कैसे डिफाइन करेंगे, उसका फार्मूला वो कैसे लिख रहा है कि पहली मैट्रिक्स लिख ली, उसका ट्रांसपोज ले लिया, और दूसरी मैट्रिक्स एज इट इज। अच्छा, हम पता क्या करते हैं, हम 2 by 1 को जरा देखते हैं कि अगर 2 by 1 एक मैट्रिक्स हो, C1 एक मैट्रिक्स है 2 by 1, ठीक है, दो रोज है C1 C2, और एक मैट्रिक्स है C2, ये भी 2 by 1 होगी ना। इसको C3 और C4, बल्कि ABCD कर लेते हैं, ABCD कर लेते हैं। तो C1 C2 का इनर प्रोडक्ट वो कैसे डिफाइन कर रहा है, आपने लेना है डिटर्मिनेंट, पहले C1 का करना है ट्रांसपोज और फिर C2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने लिख लिया डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ C1 का ट्रांसपोज करें जरा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लिया, यस सर। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लिया, ए बी आ गया, और ये C2 एज इट इज आ गया CD। ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए को सी से AC प्लस BD। प्लस BD। ठीक है। अब ये सिंगल नंबर है ना, सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर का डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ है, वो वही आ जाएगा। ठीक है, वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये ऐसे ही आ जाएगा डिटर्मिनेंट, क्योंकि एक मैट्रिक्स नहीं ना होती, एक नंबर होता है। तो मैट्रिक्स, असल में डिटर्मिनेंट लिखने का मकसद ये था कि मैट्रिक्स वाला साइन खत्म कर दिया जाए उसमें से, तो ये आ जाएगा AC प्लस B। ठीक हो गया। ये डिफाइन हो गया। तो इस रूल के मुताबिक ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। उसके बाद आर स्केयर में वो कैसे डिफाइन कर रहा है। अच्छा, अभी आपको ना एक मैं मजे की बात ये बताता हूँ। अच्छा अच्छा, आपने पूछा जी डिटर्मिनेंट क्यों ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट इसलिए ले रहे हैं कि आपके पास जो 1 by 1 मैट्रिक्स आई है, ये एक मैट्रिक्स आई है ना आंसर में। तो मैट्रिक्स तो रियल नंबर में नहीं होती ना, रियल नंबर में तो एक नंबर पड़ा होता है। फंक्शन यही था ना आपके पास, इनर प्रोडक्ट का जो फंक्शन था वो ये था कि V क्रॉस V से चला जाएगा फील्ड में। अब फील्ड के अंदर नंबर पड़े हुए हैं, मैट्रिसेस नहीं पड़ी हुई, तो जब आप इनर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो आंसर तो फील्ड में से चला फील्ड में जाएगा ना। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ले रहे हैं कि मैट्रिक्स खत्म हो जाएगी और सिर्फ एक नंबर आ जाएगा,
ये नंबर आ जाएगा। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मिसाल के तौर पे आर स्केयर है, आर आर एन है, तो आर एन के दो एलिमेंट्स जो थे यू वी, उनके ऊपर जब आपने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया था तो वो इस तरह से आया था ना, U1 V1 प्लस U2 V2 प्लस UN VN। तो इस इनर प्रोडक्ट को कहते हैं यूजल, यूजल कह लो या फिर स्टैंडर्ड कह लो, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। लेकिन कुछ अनयूजल भी होते हैं। मतलब अनयूजल का मतलब है कि पहले को पहले से मल्टीप्लाई करके, यूजुअल में तो आप पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अनयूजुअल में ऐसे नहीं होता। जैसे एक फार्मूला आपको गिवन है, देखें। अब इस फार्मूले में उसने क्या किया है, आर स्केयर की बात कर रहा है, यू ले लिया है, x1 x2 और v ले लिया है y1 y2। अब वो कह रहा है कि यू वी का जो इनर प्रोडक्ट है, अगर इसको स्टैंडर्ड में देखा जाए तो वो हो जाता है x1 y1 प्लस x2 y2। ये तो हो गया स्टैंडर्ड फार्मूला। अगर इसका कोई और फार्मूला, अनयूजुअल फार्मूला देखें तो वो ये है x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2। अब ये जो फार्मूला है ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन इस फार्मूला से भी आर स्केयर के ऊपर एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा है, और वो उस इनर प्रोडक्ट की वजह से इनर प्रोडक्ट स्पेस बन रहा है। ठीक है, जैसे उसने प्रूव किया हुआ है। तो जरूरी नहीं होता सिर्फ स्टैंडर्ड से ही बने, एक सेट के ऊपर आप बहुत से इनर प्रोडक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज आप लिख लें कि वी कैन डिफाइन मैनी इनर प्रोडक्ट्स ऑन अ सिंगल सेट। ठीक है। तो इस फार्मूला की वजह से भी जो आर स्केयर है ना, वो इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगा। अभी तक आपको टोटल दो फार्मूलाज मिल गए हैं ऑन आर स्केयर। इन दो फार्मूलाज की वजह से आर स्केयर इनर प्रोडक्ट बना है। एक बार इस ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है इससे बन जाएगा, और एक बार इससे बन जाएगा। हाँ, इसके अलावा बहुत से और भी फार्मूलाज होंगे जिनको आप यूज करके आर स्केयर को इनर प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फार्मूलाज हमें फाइंड करने पड़ेंगे। One may note that we define an inner product on R and in example 1/1 for R square। ठीक है, जैसे ये देखें वो यही बात कर रहा है कि आर स्केयर का जो ये वाला है, इसको यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कहते हैं। जो अभी मैंने यूजुअल और स्टैंडर्ड बोला था, इसको यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये स्टैंडर्ड होता है। कह रहा है इन एग्जांपल 3 वी डिफाइंड इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्केयर डिफरेंटली। तो इसके अलावा भी आपने जो है ना ऊपर डिफाइन किया एग्जांपल 3 में ये वाला, तो जरूरी नहीं होता कि एक सेट पे एक फार्मूला डिफाइन हो, जरूरी नहीं है। थस मोर देन वन इनर प्रोडक्ट्स कैन बी डिफाइंड ऑन अ वेक्टर स्पेस। तो ये मल्टीपल चॉइस बन सकता है कि मोर देन वन इनर प्रोडक्ट आप किसी भी सेट पे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं ए से बी तक। तो जैसे ये आपके पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इस पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट बी के दरमियान में, मतलब इनको डोमेन के तौर पे आपने यूज करना है ना, जितने भी रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जैसे ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, फंक्शन एफ कह लो, फंक्शन जी कह लो, क्योंकि हर फंक्शन की एक कर्व बनती है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। तो ये जितनी भी कर्व्स आपको नजर आ रही हैं ए से बी के दरमियान में, उन सारी कर्व्स को आप एक वेक्टर स्पेस वी में लिख लो। अब उस वेक्टर स्पेस वी को एक आपने बनाना है इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो उसके लिए फार्मूला क्या डिफाइन कर रहे हैं कि एफ और जी का जो इनर प्रोडक्ट है वो कैसे करना है आपने, एफ को जी से मल्टीप्लाई करना है और उसको ए से बी तक इंटीग्रेट कर देना है। ये फार्मूला आ गया रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर, जो किसी इंटरवल में होगा ए से बी तक। ए को लोअर लिमिट, बी को अपर लिमिट, और उनको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना है। तो जो भी एरिया यहाँ पे आएगा ना,
आपको पता है एरिया हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। ये जो सेम सेम का, ठीक है, एफ और एफ हो तो फिर ये भी इनर प्रोडक्ट बनता है। सही हो गया। इसी तरह इसमें देखें, ये चैप्टर 7 है, इसमें कुछ एग्जांपल्स होंगी, आप यहाँ से भी देखिएगा। ये तो उसने सिंपल सॉल्व किया हुआ है। एग्जांपल्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसिस, तो पहले आरएन के ऊपर उसने डिफाइन किया है। अभी हमने नाम का पढ़ा नहीं है, नाम स्पेस क्या होती है, तो वो बाद में देखते हैं। ये कंटिन्यूस, ये फंक्शन स्पेस है कंटिन्यूस फंक्शंस की जो इंटीग्रेट होता है, ये अभी अभी आपने देखा है। और मैट्रिसेस, मैट्रिसेस इसमें, अच्छा अभी ये जो मैट्रिसेस हैं, आपने जो मैट्रिसेस पढ़ा था वो n/1 थी ना, n/1 मैट्रिसेस। इस बुक का नाम है जी, शाम सीरीज की बुक है ये, लीनियर अलजेब्रा शाम सीरीज। इसी तरह मैट्रिसेस जो होती है ना m/n ऑर्डर की रियल मैट्रिसेस, आपने ये तो पढ़ा था ना कि ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है। आप चैप्टर 4 में देख सकते हैं ये वेक्टर स्पेस बनाता है। अब दो मैट्रिसेस आप ले लें, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो आपने इनर प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है वो इस तरह से करना है कि पहले बी का ट्रांसपोज करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है और फिर ट्रेस ले लेना है इसका। ठीक है, ट्रेस क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट। नहीं डिटर्मिनेंट नहीं, यहाँ पे ट्रेस, ट्रेस की बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले ट्रेस फाइंड करने के लिए ना, हाँ जी, सबसे जब पहले पहले ट्रेस तो फाइंड, डिटर्मिनेंट था। पहले डिटर्मिनेंट था n/1 मैट्रिसेस में। बात समझ आई? अच्छा। वो यस n सर। बाय वन मैट्रिसेस में था। अच्छा तो लेकिन उसको भी ट्रेस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ट्रेस जो होता है ना, उसके लिए जो मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसके सेम होने चाहिए। तो जब आप देखें ना, ए का ऑर्डर है m/n, बी का ऑर्डर है m/n, ठीक है, तो बी का ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो n/m हो जाएगा। ठीक है अब आप इसको और इसको पहले बी ट्रांसपोज पहले लिख लेना n/m, और ए बाद में लिख लें m/n। एन एम एम से कैंसिल हो गया, इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसका ऑर्डर कितना आ गया, n/n, ये आ गया ना। यस। तो ये बन गया स्केयर मैट्रिक्स। अब क्योंकि ये स्केयर मैट्रिक्स है, तो स्केयर मैट्रिक्स में एक डायगोनल भी होती है, तो ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनका आपने कर लेना सम। ठीक है, जैसे ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस मैट्रिक्स में ये डायगोनल है, इन डायगोनल एंट्रीज का जो सम होगा वो होगा ट्रेस। तो ये आ जाएगा 1 + 5 + 9, तो ये आ गया 15, तो इसको कहते हैं ट्रेस। तो क्यों, अगर एक 1/1 मैट्रिक्स है जिसमें 7 पड़ा हुआ है, इसका ट्रेस क्या होगा, इसमें तो एक ही डायगोनल है ना 7, तो वो भी 7 होगा। तो इसका मतलब है कि आप इस फार्मूला को ना ट्रेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये जहां पे डिटर्मिनेंट आपको नजर आ रहा है इसको आप ट्रेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल एंट्री है ना, ये जो एंट्री है ये सिंगल एंट्री है, तो सिंगल एंट्री को बाहर निकालना है तो इधर ट्रेस का वर्ड भी लिखने से वो बाहर आ जाएगी।
सही हो गया। तो डिटर्मिनेंट सिंगल एंट्री पे अप्लाई करेंगे बस। उसके अंदर सिंगल एंट्री है ना, तो सिंगल एंट्री का डिटर्मिनेंट वही नंबर होता है। अच्छा। ठीक है। और ट्रेस यस सर। डायगोनल एंट्रीज का सम होता है, अगर एक एंट्री हो तो वो फिर वही ट्रेस होता है। तो एक एंट्री की फॉर्म में ट्रेस और डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम होते हैं सिंगल एंट्री की फॉर्म में। उसके बाद नाम की बात कर रहे हैं, जिसको आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं किसी वेक्टर की। तो जैसे हमारे पास, आपने उसमें एफएससी पार्ट 2 में देखा था, भी मैं बुक भी ओपन कर देता हूँ ना, ताकि आपको याद आ जाए। इसके जो है ना, आप लास्ट वाले चैप्टर पे चले जाएं। लास्ट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में, यहाँ पे आपने कुछ चीजें पढ़ी थी। ये एफएससी पार्ट 2 की बुक है, मैथमेटिक्स। कहाँ पे गया है वो मैग्नीट्यूड? ये देखें, तो ये आपके पास एक वेक्टर है ना, एक्स वाई जी। एक्स वाई जी, वेक्टर यू इज इक्वल टू एक्स वाई जी। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड किया था, एक्स जो है उसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर वाई का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर जी का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वेक्टर यू यही था ना, एक्स वाई जी। तो अभी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से। अब आप मुझे बताएं कि आप u का ना, u के साथ अभी इनर प्रोडक्ट जरा करें, क्या आता है। तो u को 2 बार लिखेंगे ना, एक्स एक्स वाई जी, स्क्वायर। एक्स वाई जी डॉट आ गया एक्स वाई जी। जरा मैं स्टेप वाइज करता हूँ, सबको समझ आ जाएगी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। ठीक है। तो ये आ गया u और u, ये u का u के साथ इनर प्रोडक्ट। अभी दोनों साइड पे हम अगर ये स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये u की मैग्नीट्यूड नहीं आ जाएगी। यस सर। इसका मतलब है कि u की जो मैग्नीट्यूड होती है, वो u का u से इनर प्रोडक्ट होता है और उसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड को आप क्या क्या कह सकते हैं? आप मैग्नीट्यूड को लेंथ भी कह सकते हैं ना, लेंथ। और अगर इसको आप हाई हाई लेवल पे देखें, तो इसको हम पढ़ते हैं नॉर्म, NORM, नॉर्म। तो नाम में इसकी जो नोटेशन है ना, उसमें हम डबल लाइंस यूज करते हैं। ये यू नाम इज इक्वल टू यू का यू से इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। तो ये एक नया फार्मूला हमें मिल जाता है। ठीक है। ये आपके पास आ जाता है मैथमेटिकल मेथड में, के जैसे v है, तो v द रियल नंबर। इस रियल नंबर को क्या बोलेंगे वैसे, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। ये यहाँ पे हमने कुछ लिखा था ना, कि अगर u 2 बार आएगा स्क्वायर रूट के साथ ना, इनर प्रोडक्ट में, तो वो u नाम होगा। तो इसी तरह ये क्या आ गया, नाम ऑफ v, एंड इट इज नोटेड बाय v नाम। ये ठीक है, सबको पता चल गया होगा ये कैसे आता है। अब अगली बात ये है कि अगर किसी वेक्टर की नाम 1 आए, तो वो कौन सा वेक्टर होता है? वो एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि उसकी लेंथ 1 है, लेंथ 1 है। ठीक है। और जो मशहूर यूनिट वेक्टर्स है ना,
जैसे मैं आपको ना थोड़ा यूनिट वेक्टर के बारे में भी बता दूं कि यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो यूनिट वेक्टर यही होता है, किसी वेक्टर की जो नाम है वो 1 के इक्वल आ जाए तो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये 2 डायमेंशन है, ये मेरे पास एक वेक्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस वेक्टर की कोई ना कोई लेंथ होगी, तो उस लेंथ में आपको इन चीज में मैं कह दूं ना, आप काउंट करें इन चीज। तो मिसाल के तौर पे इस वेक्टर की जो लेंथ है ना वो 10 इंचीज है। ठीक है, या 100 इंचीज है, 100 इंचीज कर लेते हैं। तो अब इन 100 में इसी डायरेक्शन में, बिल्कुल यही डायरेक्शन हो, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालें तो वो ये होगा। ये नजर आ रहा है सबको? ये होगा ना यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो आप किसी Yes, भी yes. वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? मिसाल के तौर पे v एक वेक्टर है, इस इस वेक्टर को डिवाइड कर दें इस वेक्टर की नॉर्म से। ठीक है, जब आप किसी वेक्टर को उसकी वेक्टर की नाम से डिवाइड करते हैं तो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, वो आपके पास आ जाता है आंसर में, जिसको आप कहते हैं यूनिट वेक्टर। और इस ये जो नया वेक्टर है, इस पूरे की जब आप नाम कैलकुलेट करेंगे ना तो आंसर 1 आएगा। अभी मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये चीजें जो है ना क्लियर करना ये जरूरी है आपके लिए कि आपको कम से कम थ्योरेटिकल पता तो हो। जैसे मिसाल के तौर पे यू एक वेक्टर है 1 2, यू नाम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर, फिर 2 का स्केयर, स्केयर रूट, तो ये आ जाएगा 5 स्केयर रूट। अब u ओवर u नाम जब आप लिखेंगे तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा ना, 1 2 ओवर स्केयर रूट ऑफ 5। अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी नाम 1 होनी चाहिए, तो इसको जरा ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ 5, 2 ओवर स्केयर रूट ऑफ 5। तो जब आप इसकी पूरी नाम कैलकुलेट करेंगे, u ओवर u नाम की होल नाम, ठीक है, इस पूरी नाम, तो इसकी नाम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ 5 का आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 ओवर स्केयर रूट ऑफ 5 का आ जाएगा स्केयर, और ये स्केयर रूट अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ नाम। तो यहाँ आ जाएगा 1/5 प्लस 4/5 स्केयर रूट, तो ये 5/5 स्केयर रूट 1 बन जाएगा। और अगर इसको मैथमेटिकल देखा जाए यहाँ से, तो ये आपके पास आ जाता है u, देखे नाम है ना तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की नाम, u नाम ओवर ये नीचे जो है u नाम और इसकी दोबारा से नाम। तो क्योंकि u नाम जो है ना कोई रियल नंबर है, तो रियल नंबर की दोबारा से नाम लेंगे ना वो उसी के इक्वल आएगी। जैसे एक रियल नंबर है, ए की नाम जो है ना वो ए के इक्वल होती है। ठीक है, तो इस नंबर की नाम जो है, ये जो मैंने यहाँ पे इसको सर्कल किया है, इसकी नाम क्या आएगी, दोबारा से यही आ जाएगा ना, तो ये यू नाम डिवाइडेड बाय यू नाम, तो ये भी 1 होता है। ठीक है, तो दोनों सूरत में ये 1 बन रहा है with the help of numbers and with the help of mathematics। ठीक है, ये इसने इधर बताया हुआ है हमें। ये तो डेफिनेशन थी ना, आप इसको आप क्लियर कर चुके हैं। आगे देखते हैं। फाइंड द नाम ऑफ, कह रहा है इस वेक्टर की नाम फाइंड करें, और हेल्प कौन सी लेनी है, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट की, एंड द इनर प्रोडक्ट। अब देखें आपको पता है आपने नाम को इस फार्मूला के थ्रू क्यों रिप्रेजेंट किया है? हर बार जरूरी नहीं होता कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला है ना उसी के जरिए आप इनर प्रोडक्ट फाइंड करें। आप जैसे ये देखें 3 4 है, 3 4, तो 3 4 का जो आपने आर स्क्वायर में ना 2 फार्मूलाज डिफाइन किए थे, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे ये एक आपने फार्मूला डिफाइन किया था
u और u के लिए वो यही था, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। और एक u और u के लिए जो दूसरा फार्मूला था वो था, एग्जाम्पल 3 में चलते हैं ना। ये दूसरा फार्मूला था। पहले पहला पहला कंपोनेंट और फिर v का पहला कंपोनेंट। ठीक है, इसको अगर हम सेम वेक्टर के लिए देखें तो ये आ जाता है पहला कंपोनेंट और पहला कंपोनेंट, और स्क्वायर आ जाएगा। पहले कंपोनेंट का स्क्वायर और माइनस फिर पहला कंपोनेंट इसका और दूसरे का दूसरा कंपोनेंट, माइनस है ना सेंटर में, माइनस u1 u2, फिर माइनस इसका दूसरा कंपोनेंट और दूसरे वेक्टर का पहला कंपोनेंट, अगर क्योंकि ये सेम है -u2 u1, और फिर प्लस आ जाएगा 3 टाइम्स u2 स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है ना टोटल 2 फार्मूलाज हैं। अब u डॉट u पहले फार्मूला से यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट से कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट आएगा, दूसरे फार्मूला से करेंगे डिफरेंट आएगा। तो जरूरी नहीं कि u डॉट u हमेशा सेम आए। तो वो जो फार्मूला आपको गिवन होता है ना उसी फार्मूला के मुताबिक आपने कैलकुलेट करना होता है, जैसे कि वो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। कहाँ पे गया, ये देखें जी, एग्जाम्पल नंबर 5 में पहले उसने स्टैंडर्ड फार्मूला से किया है तो वो आ गया 25 तो उसका आंसर आ गया 5। जब उसने दूसरे फार्मूला से किया तो वो आ गया 33, वही जो अभी हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये इस फार्मूला से आ जाएगा 33। तो दोनों से डिफरेंट आया है क्योंकि फार्मूलाज डिफरेंट है। ठीक है, ये नॉर्मलाइजिंग होता है, मतलब कि एक वेक्टर को उसके जो है ना मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने को नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। अभी मैं आपको मीटिंग सेंड करता हूँ, फिर आगे इसको देखते हैं, लिंक सेंड करता हूँ।